चाहता हूं कि डेमोक्रेसी के प्रति यानी मॉडर्निटी के प्रति जो रिस्पांस है वो हमारे कवियों का, तो मैं परंपरा के कवि जो पुराने कवि हैं उनका भी एक आध उदाहरण देता हूं और फिर मैं आपको इधर के कवियों के भी कुछ उदाहरण देता हूं। इस कविता का शीर्षक है, ये कविता है बैजू की कविता और इसका शीर्षक है देश सेवा। इसमें यह बताते हैं कि देश सेवा कितना कठिन काम है। तो एक रूपक गढ़ते हैं तो कहते हैं कि जो सनई अमारी है, सनई आप समझते हैं वो जिससे कि रस्सी बनाई जाती है, तो कहते हैं सनई अमारी बनना कितना कठिन है, लेकिन सनई हमारी लीडर है। फिर वो बताते हैं कि सनई ऐसे पैदा होती है, ऐसे बरसात सहती है, ऐसे उसे काटा जाता है, ऐसे उसको सुखाया जाता है, फिर ऐसे उसको कूटा जाता है, फिर रस्सी बनती है और फिर जब वो रस्सी बन जाती फिर देखो हर जगह वो लीडर हो जाती है और फिर वो अपना काम शुरू करती है। तो बड़े ही एक मतलब जबरदस्त तरीके से एक रूपक खड़ा करते हैं हमारे कवि, सनई का, अमारी का रूपक, और फिर वो बताते हैं कि नेता होना कितना कठिन है। और यदि आप एक बार नेता हो गए तो कहते हैं कि देखो ये तो निर्जीव वस्तु है सनई अमारी, इसके लिए कितना कठिन है नेता होना, तो जो मनुष्य है, जो मानुष है, मनुष्य के लिए कितना कठिन होगा। तो जो कठिन यात्रा करके नेता बनेगा वो फिर क्या क्या करेगा, आप अंत में कहते हैं बस इसकी कल्पना ही कीजिए, और यहां वो कविता को छोड़ देते हैं। तो ये रिस्पॉन्स है उनका, और इस तरह से वो कहते हैं। हमरिन रुपया, एक दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है देश सेवा। हमरिन रुपया हमिन मुलाजिम, ये एक ऐसी कविता है जिसमें पहली बार डेमोक्रेसी को और स्वराज्य को एक बहुत ही उम्मीद की निगाह से कवि देखता है, यानी डेमोक्रेसी को एक बहुत ही पॉजिटिव उसके। हमरिन अब सरकार बनिन है, हमिन कहाई परजा, अधिकारों में नहीं आए कुछ छोट बड़े का दर्जा, अधिकार में भी छोटे और बड़े का कोई दर्जा नहीं है। हमरिन रुपया हमिन मुलाजिम, हमिन कहाई नेता, अब सब केर काम है इतने, देश केर हित चेता। अब सब लोगों का एक ही काम है कि वो देश के हित के बारे में सोचें। तो मुझे लगता है कि ये 1947-48 की ये कविता होगी जो उस जमाने में उन्होंने लिखी होगी। सैफू की एक कविता है जिसे मैं जरूर आपको सुनाना चाहता हूं, और इस कविता का शीर्षक है देसी मूस। मूस माने चूहा। तो पूरी कविता पढ़ देता हूं, देसी मूस। तो आपको ये झलक आपको मिलेगी वो जो धूमिल वाली है कि फलाने ये टोपियां चली गई हैं, सिर्फ टोपियां बदल गई हैं, वो जो है ना पटकथा कविता में, उसकी कुछ झलक आपको इसमें मिलेगी। बापू तुमसे कौन दुख कही, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको भारतीय जनता के अवचेतन का अध्ययन करना होगा कि क्यों इस तरह की हर परेशानी में हमारे लोग बापू को याद करते हैं। जैसे ये देखिए, कवि है किसान, मुसलमान, सीमांत में रहने वाला एक आदमी, और अपना दुख कहना चाहता है तो किसको याद कर रहा है, बापू को याद कर रहा है। जैसे कि लगता है कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय का कोई प्रतिमान है, अच्छा सही उसका डिस्कोर्स हो सकता है उसके बारे में, फिर जनता में जो एक धारणा है वो ये इसको, उस अवचेतन को ये व्यक्त करती है। बापू तुमसे कौन दुख कही, कितना ज्यादा सही बही, तुहरिन कृपा मिली सुराज, जौके पुनि भय आपनी राज, मनई सोचिस अब सुख मिली, मनई सोचिस अब सुख मिली, देश के जई गरीबी चली, पैन तरक्की कुछ जनानी, पैन तरक्की कुछ जनानी, या भूख मरी मां बेढ़ सकानी, पहले लिहिन विदेशी चूस, पहले लिहिन विदेशी चूस, अब लहटे हैं देसी मूस। ये रिस्पॉन्स है। पहले विदेशियों ने चूसा, देसी चूहे लहट गए हैं और अब ये स्वराज को चूस रहे हैं। ये एक खास तरह का रिस्पॉन्स इस
इस तरह के रिस्पॉन्स से भरी हुई है हमारी कविता, बघेली कविता। सेकेंड जनरेशन के जिन 3 कवियों का मैंने जिक्र किया, तो मैं आपको कुछ वानगियां उसकी देता हूं कि वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो अब डेमोक्रेसी के बारे में ज्यादा आक्रामक हैं हमारे कवि। अब उन्हें डेमोक्रेसी के अंतर्विरोधों की ज्यादा जानकारी है। गरीबी नहीं गई, भुखमरी नहीं गई, बेरोजगारी नहीं गई, अन्याय नहीं गया, शोषण नहीं गया, सब कुछ वैसा का वैसा चल रहा है। इस सच्चाई का उन्हें ज्यादा आभास है, इसलिए वो इस चीज को ज्यादा गहराई से व्यक्त करते हैं। तो मैं एक दोहा आपको पढ़कर सुनाता हूं। ये कालिका प्रसाद त्रिपाठी का दोहा है, जो मॉडर्न संस्थाएं हमने बनाई हैं मनुष्य के विकास के लिए और न्याय देने के लिए, सच करने के लिए, वैसे ही मन बोधी मन मा जपे अर्जी और अपील। नाम है मनबोधि, लोकप्रिय नाम है, मनबोध से बना हुआ है, हमारे यहां बहुत मिलता है ये नाम। मनबोधि मन मा जपे अर्जी और अपील, खसरा खाता वेद भें। ये पंक्ति पूरा जो आपका ये सिस्टम है, जो पटवारी लेखपाल सिस्टम, ये जो कागज पट्टा बनाने वाला जो पूरा सिस्टम है, आपको मालूम होगा कि आदिवासियों ने इसके खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी। और जब पहली बार आदिवासियों का ये वन्य संपदा अधिनियम लगा और कह दिया गया कि इसमें से कोई जमीन आदि जिस पे वो हजारों साल से रहते आए थे, वो जमीन अब तुम्हारी नहीं रही, सब सरकारी हो गई। तो वो मुंडाओं का, अनुज लुगुन की एक कविता है जिसमें उल्लेख है कि मुंडा अपनी पत्थरगड़ी उठा के कलकत्ता ले गए वायसराय को दिखाने, क्योंकि पटवारी पट्टा मांग रहा था। उन्होंने कहा हमारे पास तो पट्टा नहीं है। तो जो गांव का कुल का इतिहास पत्थरगड़ी जहां लिखा रहता था, वो पत्थरगड़ी उठा के कलकत्ता ले गए। ये जो कागज नाम की चीज है, पट्टा नाम की चीज है, ये कितनी शोषणकारी इकाई को इसने जन्म दिया है, इसको ये एड्रेस करती है ये कविता। तो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, जिसके बारे में हमने ज्यादा गहराई से विचार नहीं किया है कि पटवारी कैसे हमारे गांव में शोषण करता है। एक थाना खुल जाने का क्या मतलब गांव में होता है? एक थाना खुल जाने का मतलब होता है गांव की सारी शांति नष्ट हो जाए। जितने इलाके में वो चौकी या थाना काम करता है, उतने इलाके में रोज नई लड़ाइयां पैदा करना थाने वाले लोगों का और उनके एजेंटों का काम होता है। क्योंकि यदि थाने में लड़ाई नहीं जाएगी तो थाना करेगा क्या? इसलिए लड़ाई जाए, लड़ाई लंबी खिंचे, केस चले, मुकदमा चले, वकीलों को रोजगार मिले, इसके लिए पूरा सिस्टम है जिसने हमारे पूरे पुराने गवई सिस्टम को, जो पंचायती में और आपस में विचार विमर्श करके समस्याएं सुलझा लेता था, उसने तहस नहस कर दिया। तो ये जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस है, इस पर हमने भी गंभीरता से विचार नहीं किया। हमारे कुछ गांधीवादी विचारकों ने, ब्रह्मदेव शर्मा, धर्मपाल और ऐसे दूसरे लोगों ने, और हमारे कुछ ऐसे लोगों ने जिनका ओरिएंटेशन तो मार्क्सिस्ट था लेकिन वो गांव देश में काम करते थे, उन्होंने इन संस्थाओं के काले चरित्र के बारे में बहुत गंभीरता से विचार किया पिछले 30-40 सालों में। और कैसे अनजाने ही देखिए हमारे कवि इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हैं। मन बोधी मन मा जपे अर्जी और अपील, खसरा खाता भेद में तीरथ भय तहसील। तहसील अब तीरथ हो गई है और खसरा खाता वेद हो गए हैं, ये बात वो कहते हैं। एक दूसरे दोहे में कहते हैं, देखिए सब डेमोक्रेसी को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आजकल आप देखते हैं कि 33% आरक्षण चला है, गांव में और स्थानीय निकायों में रोटेशन चल रहा है। तो हर बार पहिया घूमता है, कभी अनारक्षित पुरुष, अनारक्षित स्त्री, फिर ओबीसी पुरुष, ओबीसी स्त्री, दलित पुरुष, दलित स्त्री, ऐसे घूमता रहता है पहिया, और पंच सरपंच बनते रहते हैं। तो इस चक्कर में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, तो बहुत सारी महिलाएं स्थानीय निकायों के माध्यम से नेतृत्व में आई हैं। आप जानते हैं कि आपके यहाँ एक शब्द है हिंदी में, प्रधानपति। ये जो सच्चाई बयान करता है प्रधानपति, उसके बारे में ये एक रिस्पॉन्स है जो आज से 20 साल पहले का है, एक दोहे में। नईबा धोती पहिर के, माफ कीजिएगा स्त्री विमर्श वाले ही माफ करेंगे इसको, ये कवि का दोष नहीं है, ये सच्चाई है तो उसको कह दिया उसने। नईबा धोती पहिर के, काजर टिकुली टंच। नईबा धोती पहिर के, काजर टिकुली टंच,
भैया ले झोरा चले, भौजी भय सरपंच। डेमोक्रेसी का एक फॉर्म ये है। तो हर तरह की चीज को रिस्पॉन्स किया है। अभी मैंने आपको सुनाया कि रसिया वो पंच फिरियाद सुने, उजाला जो है वो जुर्मी हो गया है और अंधेरा चबूतर पर चढ़ा गया है। तो एक और दूसरी कविता मैं आपको सुनाता हूँ, आप जब बोर हो जाएंगे तो बताइएगा। मेले वाली सुना दीजिए भैया जी। मेले वाली। मेला मने बैजू। तो मैं आपको ये सेशन खत्म हो जाए उसके बाद सुनाता हूँ। तो वह एक मैं दूसरी कविता सुनाता हूँ जिसमें एक अलग ढंग से रिस्पॉन्स है डेमोक्रेसी के बारे में। कुछ गड़बड़ हो गया है पेज नंबर में, आप बोर हो गए हैं अपना। तो मैं देखिए, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, हमारे कवि ही कुछ बोल रहे हैं। चाय पीने में इतनी दिलचस्पी नहीं है। तो ये है सरस अमूल बट्रोही को कही दाम शीर्षक की इनकी कविता है। निधड़क पते के बात को कही, पते की बात बिना भय के कौन कहे। निधड़क पते के बात को कही, बूढ़े सबई तबाह को गहई, बारी है खेत खाए मां लगी। ये बहुत ही प्रिय रूपक है जो हमारे कवियों द्वारा बार बार इस्तेमाल किया गया है। बाड़ी ही खेत को खा रही है, बाड़ी बारी है खेत खाए मां लगी, खेते मां हरियरई कहां रही। पी बैहरा के बिख जे हंसे, पी बैहरा के बिख जे हंसे, बिरछा बजिंस पूत कहां है। लाटाओ पानी भर लोटा भर कहां, लोहू पसीना बनके जब बहई। पोथी विकास कई छपी बड़ी। हमारे पीछे हमारे युवा साथी, हमारे दोस्त विकास यादव बैठे हुए हैं, उनके लिए नहीं कह रहा हूं, ये उनके बारे में नहीं है विकास, ये उस विकास के बारे में जिसका आजकल बड़ा हल्ला है। अब वो पता नहीं। पोथी मेरे मुंह में मत डालिए, मैं उतना ही कहूंगा जितना मुझे कहना है। पोथी विकास कई छपी बड़ी, झोपड़ी कथा विकास के सुनई। तुमने विकास की बड़ी बड़ी पोथियां प्रकाशित कर दी हैं, पर आज भी झोपड़ी विकास की कथा ही सुन रही है, उसने विकास को देखा नहीं है। इस तरह डेमोक्रेसी को रिस्पॉन्स करते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को रिस्पॉन्स करते हैं हमारे कवि, और वो एक स्तर पर बहुत जबरदस्त है। हमारे बहुत ही लोकप्रिय और बड़े कवि हैं पुरानी पीढ़ी के कवि शंभू काकू। इनकी दो कविताएं मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि इससे हमारी बोली की शक्ति का कुछ कुछ आपको अंदाजा होगा। और ये दोनों कविताएं बोलचाल की भाषा में और बोलचाल के छंद में लिखी गई हैं। पहली का शीर्षक है गणेश वंदना। शंभू प्रसाद द्विवेदी काकू। तो जिनको जाति विमर्श में दिलचस्पी हो इस पर जरूर ध्यान दें, ये लिखने वाला कवि कौन है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, खाए चला पिए चला लोग करें सेवा। अब गणेश का रूपक बदलता रहेगा, अर्थ भी बदलता रहेगा कि गणेश माने कौन। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, खाए चला पिए चला लोग करें सेवा। दोपहरिया दूध भात, रात हलवा पूड़ी, संझा के खीर पिया भरी भरी के कूड़ी। लडुअन के रोज चले, रोज की है चला तू कलेबा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। भले झूर रोटी हम पांचे चबाई, भूख और प्यासी सही के जिंदगी बिताई। अन्न के बिना हमार होई भले केबा। सत्यानाश। अन्न के बगैर भले, अन्न के बिना हमार होई भले केबा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जीत के चुनाव बड़ा ओहदा तू पावा। अब देखिए अर्थ कैसे खुल रहा है गणेश का। जीत के चुनाव बड़े ओहदा तू पावा, अक्किल के देवता हमार तू कहावा। गद्दी में बैठ रहा भरे चला जेबा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। मोटर जहाजन में चढ़ चढ़ के बागा,
मोटर जिहाजन में चढ़ चढ़ के बागा, को कुछ कहे बके माने ना माना, माने ना नागा, बड़े बड़े कौर भखे चला तू जलेबा, बड़े बड़े कौर से तू जलेबा खाते रहो। जय गणेश जय गणेश। भले बढ़े भुखमरी अकाल पर भारी, तोहरिन भर है वह, तोहरिन भर हवै नहीं पूर्ण जिम्मेदारी। नहीं कह रहे हैं आजकल नेताजी लोग हमने कुछ नहीं किया है, पहले वाले ने ऐसा कर दिया था इसलिए, तो कह रहे तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है जी, तू खाओ अपना मगन से मस्ती से। भले बड़े भुखमरी अकाल परे भारी, तोहरिन भर हवै नहीं पूर्ण जिम्मेदारी, बेड़ भरे झारा तू मिस्रियो मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आदि तूफान बहे आई जाए बूढ़ा, देश जाए चोबरे में लाग जाए लूड़ा, तू बने बैठ रहा माटी के लेवा, तू बने बैठ रहा माटी के लेवा, खाए चला पिए चला लोग करें सेवा। जय गणेश जय गणेश। ये भी कविता डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और जो हमने लोकतंत्र के नाम पे बनाया है उसको रिस्पांस को व्यक्त करती है। मैं उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं। एक दूसरी कविता इन्हीं की, काकू की, इसका शीर्षक है और बड़ी लोकप्रिय है। मतलब हमारे यहाँ को यदि आधुनिक बघेली कविता जानता है तो इन दोनों कविताओं को वो जरूर जानता है। बोले चला निरा लबरी, निरा यानी पक्का शुद्ध और लबरी यानी झूठ। बोले चला निरा लबरी ये है और ये छंद है, बसदेवा छंद है। बसदेवा छंद एक लोकप्रिय छंद है जिसमें हर हर गंगे गाया जाता है। उस उसी छंद में ये कविता है। हर हर गंगे गोदावरी, बोले चला निरा लबरी, लबरिन से नेता बन जाए, लबरिन मंत्री दे बनाई, बड़े बड़े ऊंचे ओहदन मां लबरिन देती हवे पहुंचाए। झूठ का महात्म इतना है कि झूठ से कोई नेता बन जाता है, झूठ से मंत्री बन जाता है, झूठ से बड़े बड़े ओहदे पा जाता है और झूठ पता नहीं कहां से कहां आदमी को पहुंचा देता है। इसलिए लोग झूठ क्यों ना बोले, तुम भी बोलते चलो। बोले चला निरा लबरी, भले परे बोले जबरी, बोले चला निरा लबरी, लबरिन से सटके सब काम झूठ बोलने से निकलते हैं। नीक मीठ भोजन आराम, अच्छा भोजन और आराम मिलता है। जे न लबरी सिखिस बताए, ते अपने मन में पछताए, हे भगमनऊ का करी, बोले चला निरा लबरी। तो इसके जब ये कविता अंत तक आती है तो कहते हैं कवि, लबरिन से अब स्वर्ग मिलत है लबरन का स्वर्गपुरी। झूठों को स्वर्ग मिलता है और झूठे सीधे स्वर्ग में जाते हैं। लबरिन से अब स्वर्ग मिलत है लबरन का स्वर्गपुरी, लबरिन से भगवान मिलत हैं आज काली अब हर बरी। झूठ बोलने से आदमी को जल्दी भगवान मिल जाते हैं। इसलिए हे सज्जनों, बिना संकोच के, वो पुराने पुरखों ने जो कहा है सत्य बोलो, उसको किनारे रख के लबरी बोलते चलो। तो ये थोड़ा व्यंगात्मक है, यानी जिसको कहते हैं उलट बोलना, झूठ उल्टा करके सत्य को बोलना। उस मुहावरे में ये दोनों कविताएं लिखी गई हैं। लेकिन ये भी मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के प्रति एक तरह का रिस्पांस है जो इन कविताओं में मिलता है। और ये वो शक्ति है जो हमारी बोली में बहुत गहराई से मौजूद है और जिसके कारण हमारी बोली की कविता अपने समाज में बहुत लोकप्रिय है। सबके आजादी घरे आई कहां, तुम कहते हो कि आजादी मिल गई, 70 साल से तुम पीट रहे हो ढोल कि सबको आजादी मिल गई। पर जैसे हिंदी के कवियों ने रिस्पॉन्स किया है, देश की हर भाषा के कवियों ने आजादी को रिस्पॉन्स किया है। आजादी के बारे में इतने क्रिटिकल ख्यालात हमारे लोगों के रहे हैं, आलोचनात्मक। आजकल तो ये है कि किसी भी बात के बारे में आप थोड़ी सी भी बात नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए, इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र की ताकत है कि संसद के सीने पर चढ़कर, विधानसभा के सीने पर चढ़कर, लोकतंत्र के सीने पर चढ़कर, संविधान के सीने पर चढ़कर लोगों ने आजादी को और डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया है। 70 साल तो सीधा सीधा और 30 साल उसके पहले का, लगभग 100 साल का इतिहास है हमारा डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करने का।
आप प्रेमचंद का साहित्य उठाइए और रंगभूमि पढ़िए, 1924 का उपन्यास। 1924 में प्रेमचंद ने, बस 6 साल होने को बाकी हैं, कितना गहराई से डेमोक्रेसी को उन्होंने लांछित किया है, अवमानित किया है, और उसकी पूरी जो आधार है, जो ताकतवर लोगों से डेमोक्रेसी चलती है, इस सच्चाई को 1924 में रंगभूमि में प्रेमचंद ने पकड़ लिया था, उसकी कठोर आलोचना की। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति, यहां तक कि संविधान के प्रति भी हमारा भाव आलोचनात्मक रहा है, और हमें बोलने की आजादी रही है। यह भारतीय लोकतंत्र की और भारतीय समाज की ताकत है। ब्राह्मणवाद इस देश में इसलिए 3000 साल से चल रहा है क्योंकि उसने अपने सबसे गहन विरोधी स्वर को भी सुना है। जब वो कमजोर पड़ा है, उसे मारा है, उसे बदला है, उसे ट्विस्ट किया है, उसको अपने ढंग से उसके विचारों को, अपने विचारों को मोल्ड किया है और उसकी मूल शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन उसने सुना है। आपने हमारे इतिहास में यह नहीं सुना होगा कभी कि विचार के कारण किसी की हत्या कर दी गई है, बोलने के कारण किसी की हत्या की गई है। यदि ऐसा होता तो खुद इतने तरह की दर्शन परंपराएं और विरोधी दर्शन परंपराएं आपको न मिलती। लेकिन ये भारतीय समाज में जो ये सहिष्णुता है, जो सामाजिकता है, दूसरे की बात सुनने की ये जो शक्ति है, क्योंकि यही बताती है कि आप अंदर से कितने ताकतवर हैं। यदि हमारा विचार ताकतवर है तो हमें विरोधी विचार के सामने खड़े होने में डर कैसा है। यदि हमारा विचार ताकतवर है तो वो रहेगा। लेकिन आज लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो किसी भी तरह का विरोधी विचार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे 100 साल के इतिहास में, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के, मैं एक धड़े की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग हर धड़े में जितनी संकीर्णता अभी है बात ना सुनने को लेकर, उतनी इससे पहले कभी नहीं रही है। हमारी डेमोक्रेसी का इससे अधिक संकुचित दौर, इससे अधिक सिकुड़ा हुआ दौर कभी नहीं रहा है। लेकिन देखिए आप, ये कवि सीधे सीधे कह रहा है, बोली का कवि, सबके आजादी घरे आई कहां, सब लोगों के घर अभी आजादी कहां आई है। पाट पायन बीच के खाई कहां, अभी बीच की जो पाठ था, अंतराल था, उसको हम अभी कहां पाट पाए हैं। एक तो आकाश से बातें करत है, एक तो आकाश से बातें कर रहा है, एक के छाने अबे छाई कहां। एक ने तो अपना महल ऐसा बना लिया है कि वो आकाश से बातें कर रहा है, पर दूसरे की छानी भी अभी नहीं छाई है। तोहरे तो बंगलाकार जे फुटपाथ मा स्वामे, चिथरा लपेट पूछ के ठारियू में बितावे, जिन्हीं 50 साल में झोपड़ियों न दई सक्या। अब आजादी के 50 साल, 1997, यदि आपको पार्टी डिस्कोर्स करना है तो आप देख लीजिए कि कौन कौन सी पार्टियां उसमें शामिल रही हैं 50 इयर्स में। और ये कभी किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा है, वो 50 सालों के बारे में बोल रहा है, डेमोक्रेसी के बारे में। जिन्हीं 50 साल में झोपड़ियों न दई सक्या, काहे कुलाचे मार उई तो वही न सुना मैं। क्यों वो कुलाचे मार के तुमको भर भर के बातें न सुनाए, क्यों ना कहें वो तुमसे, क्यों तुमको कठोर बात न कहें। झूठ का नारा लगावा ना लगी, जीभ मां तारा लगावा ना लगी, ईंट सगली खत गई दीवाल की जब, तब वमा गारा लगावा ना लगी। ये बाबूलाल दाहिया है। झूठ का नारा लगावा कितने साल। सूरज की ओर 4 कदम, हमने सुना था एक नारा, ग्लोबलाइजेशन के बाद पहली सरकार का नारा था, जब वो पहली बार चुनाव में जा रही थी 1996, श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार, 4 साल कुछ महीने की, उनका ये नारा था, सूरज की ओर 4 कदम। हम लोग तब भी कहते थे भाई सूरज की ओर चलने का साहस तो माइथोलॉजी में किसी ने नहीं किया। जो गया वो बेचारा जटायु संपाति की कहानी उसको सुननी चाहिए, लेकिन वो उनको मालूम नहीं थी, पता नहीं क्या था, तो उन्होंने ये नारा लगाया था। फिर और तरह तरह के नारे लगाए, क्योंकि मैं भी सुनाऊंगा तो फिर डिस्कोर्स जो है पार्टी में चला जाएगा, इसलिए मैं यही खत्म कर देता हूं कि झूठ का नारा लगावा। कह दो तुम कि 4 सूरज की ओर 4 कदम हो गए हैं, इंडिया शाइन कर रहा है, फील गुड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा, नहीं चलेगा। झूठ का नारा लगावा ना लगी, और जीभ में ताला लगावा। तुम चाहते हो कि हम जीभ में ताला लगा दें, नहीं लगेगा। और फिर ये जो बाद की 2 पंक्तियां हैं तो दुष्यंत के शेर से सीधे ली गई हैं
ईंट सगली खत गई दीवार मां जब, शेर याद है ना वो, ईंट सलगी खत गई दीवार की जब, तब वमा गारा लगावा ना लगी। तो हमारे ये कवि हैं अभी तक के कवि जिन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी को, मॉडर्निटी को एक अलग ढंग से रिस्पॉन्स किया है और अलग ढंग से उन्होंने बदलाव के पक्ष में बातें कही हैं। घास के घोड़ा के यारी भय कबो सरस, शिव शंकर सरस। घास के घोड़ा के यारी भय कबो, मूस के सगही बिलारी भय कबो। बिल्ली और चूहे में कभी दोस्ती हुई है? बैद बन जब जब फिरे हैं कट्टहा, कट्टहा माने हत्यारे। बैद जब जब बन फिरे हैं कट्टहा, मौत भय पे कम बीमारी भय कबो। मौत हो गई है, कट्टहा यानी हत्यारे यदि वैद्य बनकर आया है तो मौत हो जाएगी पर बीमारी कम नहीं होगी, सरस कह रहे हैं। तो इस तरह की ढेर सारी कविताएं आपको मिलती हैं। मैं एक आखिरी कविता पढ़कर खत्म कर देता हूं जिससे हमारी बोली की एक और तरह की ताकत का आपको अंदाजा होगा। ये कविता कुछ शंभू काकू से सीखती है और कुछ नया है इसमें, यानी बोले चला निरालबरी की तरह ही है, लेकिन देखिए ये भी सत्य को और एक अलग तरह से रिस्पॉन्स करती है। इस कविता का शीर्षक है होए जौन होए दे, जो हो रहा है होने दो। आप इसे वो मत मानिएगा, यदि कविता की भाषिक भंगिमा आप जानते हैं तो उसमें कितनी तरह से बात कही जाती है, उससे समझिएगा कवि क्या कह रहा है। मनई अंधेरी करे देखा आंख मुंद। कोई आदमी तुम्हारे सामने अंधेर कर रहा है तो आंख मूंद कर देख लो। हमारा कवि नहीं भी करता तब भी हम यही करते हैं, इसलिए वो कह रहा है ऐसा। मनई अंधेरी करे देखा आंख मुंद, आपस में गुरुअनस मचिगा खुचकुंद। आपस में जानवरों की तरह खुरखुंद मच गया है। काज कहो लगा नहीं होएगा मटमगरा। शादी का तय नहीं हुआ, मटमागर हो गया, मातृका पूजन हो गया। काज कहूं लगा नहीं होएगा मटमगरा, अह उधा धुंधवा संघरा हो संघरा। पानी भर मिले कहूं लाइन में लागा। पानी भर, पानी भी कहीं यदि मिले, खाना नहीं, पानी भर मिले कहूं लाइन में लागा। तू पी ल आन का घंगो दे, हो जाओ हो दे। यदि पानी मिल रहा है तो लाइन में लग जाओ, खुद पी लो और दूसरे के लिए गंदा कर दो। जो हो रहा है उसे होने दो। तो जो व्यंग की शक्ति है, जो स्थिति विपर्य, उल्टी बात कहने की जो शक्ति है, उसका हमारे कवियों ने बहुत इस्तेमाल किया है। देखिए करते हम यही हैं जो कवि ने कहा है। नंगन के साथ चला नेतन सब पटिले। अब मैं वो जो बोल रहा हूं ना, वो जब सरस जी सुनाते तो आपको और लगता। नंगन के साथ चला नेतन सब पटिले, मान पसार रुपया के सथरी में सट ले। नंगदाए खूब करा, नंगापन, नंगदाए खूब करा, दुनिया सब लूट ले। पाहुच भर बनी रहे सरकारी छूट ले। बरत देखा राहा जो काहू के। किसी का खलिहान यदि तुम जलता हुआ देखो, बरत देखा राहा जो कोहू के, राहा यानी खलिहान, जलता हुआ तुम देखो। बरत देखा राहा जो काहू के, तुहू पहुंचा और थोका खोए दे। और थोड़ा सा उसे आंख को और सुलगा दो, हो जाओ हो दे। जो हो रहा है उसे होने दो। अलग अलग तरह से, अलग अलग भाषिक विधानों में, अलग अलग भाषिक भंगिमाओं से हमारे कवियों ने अपने समाज के सत्य को, अपने समाज की वास्तविकताओं को और बड़े सवालों को, यानी आजादी जैसा सवाल, डेमोक्रेसी जैसा सवाल, भुखमरी जैसा सवाल, इन सारे सवालों पर बहुत ही ताकतवर तरीके से अपनी बात कही है। तीसरी और आखिरी